वक्त गुजरने के साथ साथ खुदा ही तुमको सब्र देगा। एक मोहब्बत भरा सहारा मुयस्सर आते ही वीरा का जज्बाती उबाल आंखों के रास्ते बह निकला। उसने गजाला के शाने पर चेहरा टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली थी, लेकिन बंद पपोटों के नीचे से सफेद मोती उमड़ते चले आ रहे थे। सुल्तान शाह ने बुखलाई हुई मुस्तफसराना निगाहों से मेरी तरफ देखा और मैंने हाथ के इशारे से उसे मुदाखलत करने से रोक दिया। इस नाजुक जज्बाती मोड़ पर घुटन वीरा के लिए तबाहकुन साबित हो सकती थी। मेरी दानिश्त में ये बहुत अच्छा था कि वो अपने दिल का गुबार हल्का कर रही थी। गजाला बहुत मोहब्बत के साथ उसे अपनी आगोश में लिए खड़ी थी। वीरा कोई आवाज पैदा किए बगैर कई मिनट तक खामोशी से रोती रही। उसके बदन की लर्जिशों से जाहिर हो रहा था कि उसके वजूद में एक हलचल मची हुई थी। एक सफाक और खुदगर्ज बाप के लिए किसी मगरबी दुशीजा के दिल का वो गुदाज मेरे लिए हैरतनाक था। वीरा मगरब निजाद और मगरब परस्त जरूर थी, लेकिन उसके अंदर वो इंसानी रूह थी जो खून के रिश्तों को हर हाल में खराज पेश करने को फर्ज आइन समझती है। गजाला उसे लेकर सोफे पर बैठ गई। आखिर वीरा ने गजाला के पल्लू से अपनी आंखें खुश करते हुए खुद को संभाला। सुल्तान शाह के पेश किए हुए यख पानी से अपना हल्क तर किया, फिर रुंधी हुई आवाज में बोली, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह तुम सबका शुक्रिया अदा करूं। आज भी तुम लोगों के दरमियान ना होती तो शायद रो रो कर खुद को खत्म ही कर लेती। मैं जानती हूँ वो मेरा बाप था। आखिरी मुलाकातों में उसने मुझसे एतराफ किया था कि मैं उसकी एक भूल का शाखसाना थी, लेकिन ये कैसा जुल्म है कि वो मुझे मेरी पहचान दिए बगैर मर गया। मुझे उसकी मौत पर जरा भी कल्क नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि उसने 4 आदमियों में मुझे कभी अपनी बेटी तस्लीम नहीं किया। मुझसे भी कम उम्र लड़कियों से दोस्ती करके उनकी जिंदगियां तबाह करने के शौक में वो खुद को हमेशा लावल्द जाहिर करता रहा और आखिरकार लावल्द ही मर गया। अगर तुम सच कह रही हो तो इसके बारे में ज्यादा ना सोचो। जहांगीर ने नहायत बुर्दबारी से कहा, वो तुम्हें भूला रहा, अब तुम उसे भूल जाओ। तुमने अपनी जिंदगी में मसरफ नहीं गुजारी। माँ और बाप के साथ से महरूम होने के बावजूद तुमने अपनी शनाख्त बनाई है। हमारी नजरों में वीरा एक नाम नहीं, लेजेंड है, अजमत और बड़ाई की अलामत है। इतना मक्खन न लगाओ, सुल्तान शाह ने नहायत संजीदगी के साथ कहा। हमें आइंदा भी एक साथ रहना है। वीरा के आंसू से डरकर इसे इतना चढ़ा दिया तो कल यह हमें घास भी नहीं डालेगी। किस्सा जमीन बरसे जमीन ही रहना चाहिए। जमीनी मखलूक को आसमानी बुलंदियां रास नहीं आती, क्योंकि वहां का दर्जा हरारत बहुत कम होता है। वीरा की आंखें नम और चेहरा उदास था, मगर उसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट तैर की। ये शख्स मुझे खुश देख सकता है, ना उदास। वह भराई हुई आवाज को संभालते हुए बोली, मुझे बताओ कि मैं इस मस्खरेपन का क्या जवाब दूं। अपनी बारी आने पर जवाब देना। फिलहाल मैं सलमा भाभी वाले जहांगीर भाई से मुखातिब हूं। सुल्तान शाह ने मुंह बनाकर कहा, लानत हो तुम पर। जहांगीर दांत पीसते हुए गुर्राया, अब तुम मेरे पीछे पड़ गए। सुल्तान शाह ने फौरन उसके आगे हाथ जोड़ दिए और गगिया कर कहा, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता जनाब। मुझे अपने कोहलुओं के जोड़ अजीज हैं। दीवान के सितम सहते सहते तुमने भी इस फन में कुछ ताक हासिल कर लिया होगा। जहांगीर का चेहरा बिगड़ गया, क्योंकि उसके सिवा सब ही दिल खोल कर हंस रहे थे। जहांगीर का दिल जलाने वाली बात यह थी कि वीरा का कहका सबसे बुलंद आहंग था। हंसी मजाक बाद में भी चलता रहेगा। फिलहाल हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। मजाक के तूल पकड़ने पर मुझे मुदाखलत करनी पड़ेगी, क्योंकि माहौल पर छाया हुआ जमूद खत्म होते ही वो चारों बेफिक्री के मुजाहरे पर तुल गए थे। क्या ये काफी नहीं है कि हम सब यहाँ जिम क्लार्क की मौत का जश्न मना रहे हैं? जहांगीर ने पूछा। इस वक्त वो भी अपनी इब्तदाई बरहमी को भूलकर बदले हुए माहौल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। वो अकेला नहीं था, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। उसके साथ CIA के 2 अमेरिकी एजेंट भी आए हुए थे। जिम क्लार्क उन्हें हमारी सूरतें दिखानी चाहता था और वो मरने से कबल ही ये काम कर चुका था। अब वो हम दोनों की गर्दनें काटे बगैर यहाँ से नहीं लौटेंगे। पहले हमारा जुर्म सिर्फ इतना था कि जिमी लॉयड अपनी बात नागुजीर मसलहतों की बिना पर हमें रायतें दे रहा था। अब दूसरा संगीन तर जुर्म यह है कि हमने उसका नए मोहरे जिम क्लार्क को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। वो इधर का रुख नहीं करेंगे। सुल्तान शाह ने बोलना चाहा, लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। ये ना सोचो कि वो गैर मुल्की होने की वजह से खुलकर काम नहीं कर सकेंगे। आज उनकी तरफ से लड़ते हुए जो 3 मकामी मारे गए हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे इर्द गिर्द उनके परवरदा और लोग भी हो सकते हैं। वो खुद सामने आए बगैर हम पर कारीवार कर सकते हैं। आज की बात देख लो कि उनमें से एक जख्मी हुआ तो दूसरा उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया। उन्हें अपने लिए लड़ने वाले मकामियों की फिक्र तक नहीं थी। वो हर कीमत पर खुद को बचाना और पसे पर्दा रखना चाहते हैं। ऐसी दोगली लड़ाई में तुम मकामियों से कहां तक बचोगे? तुम मुदाफाना जंग के बारे में सोचते रहोगे तो मायूसी के सिवा और कुछ हाथ नहीं आएगा। वीरा नर्म आवाज में कहा, मैं इन खबीसों की फितर से अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम इनसे दूर भागोगे तो ये खून आशाम भेड़ियों की तरह तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। तुम बढ़कर इन पर वार करोगे तो ये तुमसे छुपते फिरेंगे। मेरी राय मानो तो आज की रात आराम से बसर करके सुबह कोई मंसूबा तैयार करो और कहीं ना कहीं इन्हें घेर लो। इस बात की परवाह न करो कि वार ओछा पड़ा तो क्या होगा। वो मारे गए तो किस्सा ही पाक हो जाएगा और किसी वजह से जिंदा बच गए तो दहशत ज़दा हो जाएंगे। दहशत ज़दा अमरीकी एक चूहे से ज्यादा बदतर हो जाता है। उसकी बात माकूल थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा,
ये इसी वक्त मुमकिन है जब आराम से रात बसर होने की कोई सूरत पैदा हो। यहाँ तो फिलहाल दिन निकला हुआ मालूम हो रहा है। अभी मोतीलाल की धमकियों का सिलसिला चल ही रहा था कि ये लोग बीच में आ कूदे। गजाला एक गहरा सांस लेकर बोली, देखो मोतीलाल क्या गुल खिलाता है। पहले सिर्फ उसकी फिक्र थी, अब एक नया महाज खुल जाएगा। ये मसाइल खत्म होने वाले नहीं हैं। सुल्तान शाह ने कहा, जब तक दोनों मुल्कों के दोस्ताना मरासिम इस्तवार नहीं हो जाते ये झगड़े यूं ही चलते रहेंगे। मारधाड़ से सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि इनकी पेशरफ्त सुस्त पड़ जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन महाज लड़ाई जारी रहती है। अब अब्बुल खान के आदमी मोतीलाल को पकड़ भी लें तो वो किसी रमेश कुमार को आगे ले आएंगे। इनके मसाइल को अब हमें एक मामूल समझकर कबूल कर लेना चाहिए। शी का मामला भी ऐसा ही पेचीदा है। वीरा बोली, मुकाबला छोटे मोटे ग्रोहों से हो तो एक दो बड़े बदमाशों को मार देने के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। ग्रोह बिखर जाते हैं, जिंदा बचने वाले रुपोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन शी की सबसे भयानक खराबी यही है कि इसमें एक डरावना तसलसल है। ये बिखर नहीं सकती क्योंकि इसकी पुष्ट बनाई करके एक रियासती ताकत का दर्जा दे दिया गया है। इसकी ताकत में जिमी लाइट की मौत से फर्क पड़ा ना जिम कलार का कत्ल शी वालों पर ज्यादा असरअंदाज हो सकेगा। व्हाइट हाउस की बंद दीवारों में से कोई नया फरमान जारी होगा और शी पर एक नया सुपर आई मैन मुकर्रर कर दिया जाएगा। नया आने वाला भी हमें आसानी से नहीं भूल सकेगा। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों, जहांगीर ने मेरी और वीरा की निशानदेही करते हुए कहा, किसी शैतानी चक्कर में आए हुए हो। जहां जाते हो वहां मसाइब की बरसात शुरू हो जाती है। तुम्हें कुछ दिनों के लिए हिमालय की किसी बर्फानी चोटी पर डेरा जमा लेना चाहिए ताकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें भूल सके। इनके दुश्मन वहां भी पहुंच आएंगे। गजाला ने कुछ दिली से कहा, अल्लाह माफ करे। जहांगीर अपने कानों को छू कर बोला, कभी मैं भी शी में हुआ करता था और कराची में खासा अहम आदमी हुआ करता था। शी से जान छूटी तो खामोशी से किनारा कशी कर ली। अब कोई मेरा पीछा नहीं करता। ये तुम्हारी ज्यादती है। वीरा ने उसे टोका, तुम अपना और डैनी का मवाजना नहीं कर सकते। कराची में अपनी हिम्मत के बावजूद तुम शी के काम रुकन रहे थे। शी को यहां से उखाड़ने वाला डैनी है। इसने पाकिस्तानी में नहीं दुनिया के कई हिस्सों में शी और इसके सरबराह को भारी नुकसान पहुंचाए हैं। डीडी या दिलदार आगा को इसी ने तबाह किया था। इसने तो गजाला को डैनी से छीन भी लिया था। अगर तुम वाकयात के तसलसल पर गौर करो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि शी वाले मरकर भी डैनी को नहीं बुला सकते। ये एक अजाब बनकर उन्हें डराता रहेगा। तो मेरी बात को गलत समझ रही हो। जहांगीर ने एहतजाज किया, मैं अपना और डैनी का मवाजना नहीं कर रहा। डैनी से पूछ लो कि जब इसके ज़हन में शी से बगावत के जरासीम पैदा हुए तो मैं इसका हम नवा था। ये दुनिया से बुराइयां मिटाने का ठेका ले बैठा है, इसलिए अजाब में है। इसे इस कदर खुलकर सामने आने की क्या जरूरत थी? फिर कौन सामने आता? वीरा ने सवाल कर डाला। शी को खत्म करने के लिए किसी न किसी को काम करना ही था। डैनी पहल न करता तो शी आज पाकिस्तान में एक लर्जा खेज ताकत बन चुकी होती और तुम इसके बेदाम गुलाम होते। चाहे तुमको इल्म नहीं कि शी हेरोइन की बेहिसाब आमदनी से कैसे कैसे गुल खिलाती है। हो सकता है कि तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो। जहांगीर ने कमजोर सी आवाज में कहा, मैं तो शी समाज दुश्मन और मुल्क दुश्मन अनासर को जदीद तरीन हथियारों से लैस करती है। वीरा तेज और कदरे घुसीली आवाज में बोली, सरकारी एहलकारों में रिश्वत के बिगाड़ को तरक्की देती है। अपने मफादात के लिए उभरती हुई पूरी नस्ल को तबाह करती है और सबसे बढ़कर बदउनवान सियासतदानों को खरीदती है। पैसे के जोर पर इनको इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाती है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जब किसी मुल्क के मुक़्तदिर ऐवान में मंशियात फरोशों, रसागीरों और बदमाशों की एक बड़ी तादाद बराजमान हो तो मुल्क किस रुख पर चल पड़ता है? कोलंबिया की मिसाल सामने है। वहां कानून ताराज किया जा रहा है। शुरफा की इज्जतें गैर महफूज हैं। कानून की बालादस्ती का तबल बजाने वाले जज्जों को अदालतों में गोलियों से भूना जा रहा है। जहां भी शी के कदम जमते हैं वहां ऐसी कहानियां तुराई जाती हैं। तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि इस पौधे को यहां से बर वक्त उखाड़ फेंका गया। वीरा की बातें सुनकर फरतेहर से जहांगीर की आंखें फैलकी। परेशान होने की जरूरत नहीं। वीरा कदर तवक्कुफ के बाद तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोली, सदमे से मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। आज मैं इसलिए खुलकर बात कर रही हूँ कि आज शी से मेरा रहा सा ताल्लुक भी खत्म हो गया। मैंने शी से नहीं, जिमी लाइट से वफादारी का जाती हल्फ उठाया था। उसके मर जाने के बाद मैं बिल्कुल आजाद हो चुकी हूँ। अब कोई आई मैन और सुपर आई मैन मेरी जुबान बंद नहीं कर सकेगा। औरतों की जुबान कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तोफीमी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, इसके बस एक ही सूरत है कि तुम रोशनियां गुल करके बिस्तर पर दराज हो जाओ। रात बहुत तेजी से ढल रही है। एक बार फिर सब हंस पड़े और अपने अपने कमरों का रुख करने के इरादे से उठ खड़े हुए। लेकिन इसी लम्हे फ्लैट की डोर बेल पूरी कुव्वत से चीख उठी। सब खामोशियों का फिक्रमंदाना निगाहों से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मैं मोहतात अंदाज में बंद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने पूरी एहतियात के साथ दरवाजे का बुलेट गिराने के बाद कुफल खोला। दरवाजे को एक मुख्तसर सी हद से आगे न खुलने देने वाली मजबूत जंजीर पहले ही अपनी स्लाइड में फंसी हुई थी। मैंने जंजीर की हद के मुताबिक दरवाजे में चुरी पैदा की तो मुझे एक मासूम सा बावर्दी नौजवान सामने नजर आया। उसके छाने से झूलते हुए बैग पर शहर की एक मारूफ कुरियर सर्विस के नाम के इब्तदाई हरूफ नुमाया थे। न वक्त आमद पर वो खुद भी शर्मिंदा सा नजर आ रहा था। उसके पीछे बिल्डिंग का चौकीदार भी मौजूद था। उसकी ख्वाब आलूद आंखों से गुस्से और बेजारी का इजहार हो रहा था। वो हम लोगों की वक्त न वक्त आमद से बहुत परेशान रहता था। हमसे निजात मिली तो हमारे हवाले से उस पैगाम रसा ने चाय चौकीदार को गहरी नींद से उठा दिया था। सॉरी सर, बैग वाले लड़के नहायत तहजीब और शाइस्तगी से मुआज़त करते हुए कहा।
अपने बैग में से हल्के नीले रंग का एक लिफाफा और बाल पेन निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। अपने बहुत से सरपरस्तों की बेआरामी और तल्ख तजर्बात के बाद हमारी कंपनी ने डिलीवरी के औकात 9 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक महदूद कर दिए। फिर भी बाज अहम तरीन पैगाम की तहसील के लिए ओडी टाइम सर्विस भी मुहैया करनी पड़ती है। आम खतूत के मुकाबले में इसका मुआवजा 10 गुना से भी ज्यादा लिया जाता है, लेकिन लोग अपनी जरूरियात के लिए इस खातिर रकम की भी परवाह नहीं करते। खुदा करे कि मैं आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर आया हूँ। मैं लिफाफे से मुंसलिक रसीदों पर बेजारी से दस्तखत किए, 2 रसीदें फाड़ कर बाल पेन समेत उसे लौटा दी। वो इन चीजों को अपने बैग में उड़ता हुआ सलाम करके बाउजलत जीने उतरने लगा। चौकीदार बुड़बुड़ाता हुआ उसके पीछे लगा हुआ था। मैं उन दोनों पर मजीद कोई वक्त जाया किए बगैर दरवाजा बंद करके अंदर लौटा। कुरियर सर्विस की चिट्ठी। इस वक्त वीरा मेरे हाथ में दबा हुआ लिफाफा देखकर तहायुज़ ज़दा आवाज बोली। इसे तकनीकी जुबान में ओडी टाइम सर्विस या बेवक्त की खिदमत कहती है, जो खसीर मुआवजे पर भी मुश्किल ही से मिलती है। मजे की बात यह है कि यह खत तुम्हारे नाम आया है। इजाजत हो तो खोल लूं? मैंने पूछा। खोल लो, वो बेजारी से बोली। मेरे कौन से मोहब्बत नामे आते हैं, दिल छोटा ना करो। सुल्तान शाह ने गिरा लगाई, अब मैं भेज दिया करूंगा। लिफाफे पर इसी फ्लैट के पते के साथ वीरा का नाम लिखा हुआ था। खत भेजने वाले का नाम HD नारमन था। उसके पते में क्लिफ्टन का लफ्ज सबसे नुमाया था। बज़ाहिर वो गैर सरकारी और निजी खत मालूम होता था। मैंने कोई छेड़छाड़ किए बगैर वो बंद लिफाफा वीरा की तरफ बढ़ा दिया। लिफाफे में से बरामद होने वाला कागज भी लिफाफे का हम रंग था। तहरीर पर नजर पड़ती वीरा की आंखें हैरत से फैल गईं और चंद सानियों के तहय्युर ज़रा सकूत के बाद उसने उस खत के मंदरजात बुलंद आवाज में पढ़ने शुरू कर दिए। खत अंग्रेजी में लिखा गया था और उसका मफहूम कुछ यूं था। वीरा डार्लिंग, तुम जानती हो कि जिम क्लार्क तुम्हारा खैर ख्वाह है। मैं तुम्हारे कुछ अहम मामलात निपटाने के लिए अमेरिका से यहाँ आया था। आज शाम वो होटल में तुमसे मिला। तुम्हारा एक बदनाम मकामी दोस्त भी तुम्हारे साथ था। होटल में तुम तीनों की मुलाकात के कई गवाह मिल जाएंगे। वहां से तुम जिम क्लार्क को एक मकान में ले गई। वहां क्या कुछ हुआ यह तुम ही को मालूम होगा। मुझे फिक्र इस बात की है कि जिम क्लार्क जो एक अहम अमरीकी शहरी है अभी तक घर नहीं लौटा। मैं फौरी तौर पर उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे अपने जराये से इतला मिली है कि वो मकान जहाँ जिम को ले जाया गया था हैरतनाक तेजी के साथ खाली कर दिया गया। क्या मैं ये समझूं कि तुम जिम क्लार्क के दोस्त नहीं रही हो? यह खत मिलते ही मुझसे फोन पर राब्ता करो। तुम्हारे फ्लैट का फोन नंबर मेरी सेक्रेटरी जीनी की डायरी में महफूज है और अपनी मेज की दराजें मुकफ्फिल करके 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गई हुई है। मैं तुम्हारी खामोशी को खुली मुखासमत का ऐलान तसव्वुर करूंगा। उम्मीद है कि तुम ऐसी नौबत नहीं आने दोगी और फौरी तौर पर नीचे दिए हुए फोन नंबर पर मुझसे बात करोगी। एक बार मकामी हुकाम को मुलव्वस कर लिया गया तो मैं अपनी तमाम तरख्वाहिशात के बावजूद भी तुम्हारी कोई काबिल जिक्र मदद नहीं कर सकूंगा। दस्तखत के नीचे क्लिफ्टन के इलाके का एक फोन नंबर लिखा हुआ था। वीरा ने खत पढ़कर एक हल्का सा गायका लगाया और वो खत बेपरवाही से फर्शी कालीन पर उछाल दिया। अब हरामजादे बुलबुला रहे हैं, वो इसी कहके के दौरान बोली। मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ कि खौफजदा अमरीकी किसी चूहे से ज्यादा बदतर और बेजर होती है। CIA वालों ने अपने जख्मियों की देखभाल और ओसान की बहाली के बाद दोबारा स्टेशन 4 का चक्कर लगाया होगा तो मैदान साफ पाकर उनके फरिश्ते कूच कर गए होंगे। लेकिन ये HD नारमन कौन है? गजाला ने कालीन पर से लिफाफा उठाकर नाम पढ़ते हुए पूछा। कुछ अर्सा पहले तक अमेरिकन कौंसल खाने में सेकंड सेक्रेटरी हुआ करता था। हो सकता है कि जिम क्लार्क और इसके साथ आने वालों का प्रोटोकॉल अफसर भी यही हो। वो खत पढ़ने के बाद वीरा तरोताजा नजर आने लगी थी। इन लोगों ने हमें बेयारो मददगार समझकर बड़ी चालाकी से अपना जाल बिछाया था, लेकिन इनकी बाजी उलट गई। जिम क्लार्क जैसे VIP को गंवा देने के बाद इनके हाथ पैर फूल जाएंगे। हो सकता है कि जिम क्लार्क किसी स्वार्थी बैरूप में यहाँ आया हो। अपने एक अहम शहरी की गुमशुदगी के हवाले से वो मकामी इंतजामियों को हिला देने की ताकत रखती है। गजाला बोली। इतना आसान नहीं है। मैं बोलने पर मजबूर हो गया। वो घर से अगवा किया जाता या रास्ते में चलता मारा जाता तो कुछ न कुछ बात बन सकती थी। अब वो मकामी हुकाम को क्या कहानी सुनाएंगे? मेरा ख्याल है कि अव्वल खान ने भी सोचे समझे बगैर स्टेशन 4 छोड़ने का फैसला किया है। शायद वो अमरीकियों के रोब में आ गया था। वो लोग मरकर भी स्टेशन 4 का हवाला नहीं देंगे। वहां जबरदस्त कुछ तो खून हुआ है। सामने वाली गली में 3 मकामी गुंडों की लाशें पड़ी हैं। मुझे यकीन है कि इन लाशों के आसपास से अमरीकी साख्त के हथियार, मैगजीन और गोलियों के अनगिनत खोल मिलेंगे। स्टेशन 4 की निशानदही करने के बाद वो इन तमाम चीजों के बारे में कहां से जवाब लाएंगे? बदतरीन बात यह है कि हम लोग जिम क्लार्क को मार बैठे हैं और वो हमारे फोन नंबर के अलावा इस ठिकाने से भी वाकिफ है। जहांगीर पुरतशवीश आवाज में बोला। वो स्टेशन 4 का जिक्र किए बगैर जिम क्लार्क की गुमशुदगी की रिपोर्ट में मुश्तबा मुलजिमों के तौर पर तुम दोनों के नाम दे दें तो यकीन रखो कि तुम लंबे चक्कर में पड़ जाओगे। जहांगीर ठीक कह रहा है। वीरा ने मुझे बोलने से रोकते हुए कहा, जब तक इन लोगों का रद्द अमल सामने ना आ जाए हमें पूरी एहतियात से काम लेना चाहिए। यह फ्लैट छोड़ देने की सूरत में हमें कुछ अरसा के लिए मोतीलाल से भी निजात मिल जाएगी। यह फ्लैट हमारे दुश्मनों में जरूरत से ज्यादा शोहरत पा चुका है, लेकिन मोतीलाल से तो हम खुद छेड़छाड़ जारी रखने का फैसला कर चुके हैं। सुल्तान शाह ने याद दिलाया, तुम मुझसे छेड़छाड़ कर लेना। वीरा ने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ सीने पर रख के सर को कदरे खम दिया और बोली, उसका मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जब चाहूंगी उसे दफ्तर से निकाल कर सड़क पर ले आऊंगी, लेकिन तुम्हें एक बार नारमन से बात कर लेनी चाहिए। गजाला ने संजीदगी से लुकमा दिया।
हाँ, मैंने पुरजोर अंदाज में उसकी तायद की। कम से कम पता तो चले कि वो किस नहज पे सोच रहा है। मुझसे बात करके उसे कुछ न कुछ तसल्ली हो जाएगी। वीरा मेरे नुक्ता नजर से मुत्तफिक नहीं थी। मेरी खामोशी उस खबीज को आसाब शिकन बेयकीनी में मुब्तला रखेगी। इन्हें अजियत पहुंचाकर अब मुझे खुशी होने लगी है। तुमसे बात करके वो क्या जान लेगा? मैंने तेज लहजा में पूछा। उसे मालूम हो जाएगा कि जिम क्लार्क का एक भूली हुई कहानी बन चुका है। तुम उसे असल वाकयात की हवा भी न लगने देना। वो समझता रहेगा कि जिम अब भी तुम्हारी कैद में है। लेकिन यह बिला वजह की बात है। चंद घंटों बाद दिन तलू होने वाला है। अव्वल खान ने वादा किया है कि दिन निकलने से पहले वो जिम क्लार्क की लाश अमेरिकन कौंसल खाने के आसपास फेंकवा देगा। चंद घंटों बाद नारमन को भी उसके कत्ल का इल्म हो जाएगा। जो बात ज्यादा देर तक छुपी ना रह सके उसको इतनी अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। मेरे जवाब ने वीरा को खामोश कर दिया। बकिया तीनों भी मेरे हम नवा हो गए। वीरा का मुवक्कफ वैसे ही कमजोर पड़ चुका था। वो शिकस्त खोरदा अंदाज में स्पीकर फोन की तरफ बढ़ गई। वीरा ने बटन दबाकर स्पीकर फोन ऑन किया तो गजाला ने मुस्तद्दी से नारमन का हल्का नीला खत उसकी तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि नारमन का फोन नंबर इसी पर लिखा हुआ था। नंबर मिलते ही पहले बुजर पर दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया था। हेलो को बजाय खालिस अमरीकी लहजे में हाय कहा गया था, लेकिन बोलने वाले की आवाज बुझी बुझी सी थी। मुझे नारमन से बात करनी है और अगर तुम ही नारमन हो तो सुन दो कि मेरा नाम वीरा है। वीरा ने तुरुश और जारहाना लहजे में अपनी बात सुनने वाले के कानों तक पहुंचाई। ओह वीरा डार्लिंग। उसका नाम सुनते ही दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज खिल उठी। मैं हेनरी बोल रहा हूँ। तुम बेतकल्फी से मुझे पहले नाम से पुकार सकती हो। मेरा पूरा नाम हेनरी ड्रैक नारमन है। तुम्हारा नाम बहुत लंबा और बेहुदा है। वीरा खुश्क लहजा बोली। नाम की तरह तुम्हारा खत भी गैर मायारी और वायात था। अगर वो रात गए मौसूल ना होता तो मैं इसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देती। क्या खराबी थी इसमें? वो वीरा की जुबान से अपनी गलती के बारे में जानने का ख्वाह था। खत की इब्तिदा में तुमने डार्लिंग के साथ मुझे मेरे पहले नाम से मुखातिब किया था, लेकिन अपना पहला नाम कहीं नहीं लिखा था, जो अमरीकी रवाज के यकसर खिलाफ है। क्या तुम खुद को मुझसे कुछ बरतर समझती हो? ओह नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अकलाकर इनकार की तकरार किए चला गया। बस परेशानी में मुझसे चूक हो गई। मैं अपनी उस लफ्जिश पर सख्त शर्मिंदा हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी इतनी बड़ी गलती के बावजूद तुमने फोन करके मसालियत का हिंदिया जाहिर किया है। मैं इस बारे में बदतरीन वसवसों का शिकार हो चला हूँ। मैं सारी रात फोन पर नहीं बैठी रह सकती। वक्त बर्बाद करने के बजाय असल बात शुरू करो। वीरा को राय। जिम क्लार्क कहाँ है? लहजा भर के तवक्कुफ के बाद दूसरी तरफ से मुतजस्सिस सवाल में पूछा। क्या अगर तुम उसके प्रोटोकॉल अफसर थे तो इस सवाल का जवाब तुम्हारे इल्म में होना चाहिए। बदकिस्मती से मैं ही उसका अफसर मेहमानदारी हूँ, लेकिन इसके बारे में बेखबर हूँ। ये तुम्हारी बदतरीन नाअहली है। मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ? वह तुमसे मिलने के लिए होटल गया था। तुम जरूर मेरी मदद कर सकती हो। वो अकेला नहीं था, अपनी हिफाजत के लिए एक जुलूस लेकर आया था। उसके साथियों से पूछो कि उन्होंने उस मरदूद को कहाँ छोड़ा था। मैंने यहाँ लावारिस अमरीकियों को ढूंढने का ठेका नहीं ले रखा है। वो कहते हैं कि जिम क्लार्क आखिर तक तुम्हारी और डैनी की गाड़ी में था। मेरी गाड़ी पार्किंग लॉट में मौजूद है। आकर देख लो, हो सकता है कि वो किसी कोने खांचे में घुस गया हो। इतनी बेरहमी से मेरा मजाक का ना उड़ाओ। स्पीकर फोन पर उभरने वाली आवाज में बेबसी उमड़ आई। माजी में मैं कई बार तुम्हारे काम आ चुका हूँ। माजी में तुम मुझसे अपनी खिदमात का मुआवजा भी वसूल करते रहे हो। वीरा के पास उसकी हर बात का जवाब मौजूद था। तुम्हारी कार में जिम को एलिस रोड की इसी इमारत में ले जाया गया था, जो अब वीरान पड़ी हुई है। पता नहीं तुम किस इमारत की बात कर रहे हो। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो इमारत वीरान हो चुकी है? पहले वहां चप्पे चप्पे पर मुसल्ला आदमी दंदनाते फिर रहे थे, जो थोड़ी सी ससराहट पर भी गोलियां बरसा रहे थे। वहां बहुत खून खराबा हुआ था, लेकिन अब वहां फाटक पर कई फायर किए गए, तब भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इमारत मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई है और दूर से आसेब ज़दा मालूम हो रही है। फिर वो इमारत आसेब ज़दा ही रही होगी, वीरा ने बेपरवाही से कहा। इन इलाकों में ऐसे चक्कर चलते ही रहते हैं। असेबी नजरियात का शिकार होने वाले हकायक के बजाय वही कुछ देखते रहते हैं, और आसेब उन्हें वही कुछ दिखाना भी चाहते हैं। यकीन ना हो तो इस इमारत में दाखिल होकर देख लो, तुम्हारे शुबहात की तस्दीक हो जाएगी। तुम बिला वजह मुझे चक्कर दे रही हो। वो जला गया। यह बहुत लंबा चक्कर है। उस वीरान मकान के सामने वाली गली में से मकामियों की पुलिस लाशें उठा रही है, जो जिम क्लार्क को उस इमारत से बाइजाब कराने की कोशिशों में मारे गए थे। 2 आदमी जख्मी होकर लौटे हैं। उन्होंने जो कुछ बताया उससे जाहिर होता है कि यहाँ तुम्हारी पोजीशन बहुत मजबूत है, और तुम इसी घमंड में मेरे सवालात को जायज अहमियत नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारे अहमकाना मफरूजात पर अपनी रात बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जिम क्लार्क की बाजियाबी का किस्सा पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसका लहजा धमकी अमेज हो गया। 3 लाशों और हथियारों का जवाब पेश कर सको तो ये हिम्मत भी कर डालो। ये याद रखना कि यहाँ की पुलिस गैर मुल्कियों से पूछगछ बहुत रगबत से करती है। तफ्तीश के सिलसिले में मर्द या औरत की परवाह किए बगैर कमोबेश हर खूबरूम मुल्जिम को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तुम वैसे भी 9 उम्र और खुशशक्ल हो। तुम्हारी चमकदार नीली आंखें अपने हलकों। शट अप। उसने झंझलाकर वीरा की बात काट दी। मेरे साथ बेहुदा मजाक की कोशिश मत करो। यहाँ की पुलिस मुझे उंगली भी नहीं लगा सकती। अभी तक हम सरकारी तौर पर इस मामले में सरगर्म नहीं हुए हैं, मगर हमारे चंद आदमी मौका पर पहुंच चुके और अपना काम दिखा रहे। वहां मौजूद पुलिस वालों ने तुम्हारे आदमियों को असेबी इमारत के फाटक पर चांदमारी करने की इजाजत दे दी थी। वीरा ने कदरे हर्ज से पूछा। वो गैर मुसल्ला है। स्पीकर फोन से तकब्बुर अमेज लहजे में आवाज उभरी।
पुलिस वालों को मखसूस राह पर डालने के लिए वो अपने जहन और जुबानें इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके मां पर पुलिस वालों ने तुम्हारी कमीनगाह पर गोलियां चलाई थी। वो मेरी कमीनगाह थी तो तुमने खत दूसरे पते पर क्यों भिजवाया है? खत भेजने तक मैं पूरे वाकयात से बाखबर नहीं हो सका था। दूसरी तरफ से कहा गया तुम झूठे हो। वीरा उस पर बरस पड़ी। अपने खत में तुमने साफ लिखा है कि वो मकान जहां जिम को ले जाया गया था हैरतनाक तेजी के साथ खाली कर दिया गया है। खत लिखते हुए तुम हर बात से बाखबर थे। मेरी बात पकड़कर मलफूजात में ना उलझो। उसकी आवाज धीमी और सख्त होगी। मैं सिर्फ जिम क्लार्क की वापसी चाहता हूँ। इसके अलावा जो कुछ हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा, किसी से जिक्र तक नहीं करूंगा। भूल जाने और घर जाकर किसी से जिक्र न करने का ताल्लुक बचपन और लड़कपन की लग्जरियों से होता है। अपनी नसमझी के जमाने के इन कुलियों को अपनी पेशावरानी जिंदगी पर लागू न करो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है तुम उसके बारे में ढोल भी बजाते फिरो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी रसवाई तुम्हारे हिस्से में आएगी। इसका मतलब है कि तुम जिम क्लार्क की वापसी के मसले पर बात करने पर आमादा नहीं हो। आवाज तेज और वसीली होगी। जिम क्लार्क मेरे नजदीक कतई गैर अहम मोरा है। मुझे कतई इल्म नहीं कि इस वक्त वो कहाँ होगा। अगर तुम्हारे लिए गले की हड्डी बन गया है तो मैं देखती हूँ कि वो कहाँ है। तुम उसके बारे में क्या चाहते हो? मैं बार बार कह चुका हूँ और अब फिर दोहराता हूँ कि मैं उसकी वापसी चाहता हूँ। चंद लम्हों के ड्रामाई तवक्कुफ के दौरान में वीरा जहरीले अंदाज में मुस्कुराई, फिर स्पीकर फोन में बोली मेरी कोशिश होगी कि वो सुबह तक तुम लोगों में वापस पहुंचाए। उसने मुझे जो कुछ बताया है उसके बारे में तुम्हारे किसी बड़े से बात की जाएगी। ऊंची सतह की इन बातों के लिए तुम बहुत छोटे अफसर हो। तुम मुझे बताओ। वो यकबयक जोश में आ गया। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। किसी वजह से कोई जवाब न दे सका तो कम अज कम तुम्हारा सवाल मुतलका ओहदेदार तक जरूर पहुंचा दूंगा। जिमी लॉयड को किसके हुक्म पर कत्ल किया गया? ये मेरा पहला सवाल है, वीरा ने पूछा। कुछ नहीं कहा जा सकता। व्हाइट हाउस के बाहर एक नामालूम कातिल ने उसे हलाक किया। वो किसके इशारे पर काम कर रहा था? इस सवाल का जवाब तो फिलहाल सदर के पास भी नहीं होगा। नॉर्मन ने एक एक लफ्ज नाप तोल कर अदा किया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिम क्लार्क पहली मुलाकात में यह बुरी खबर तुम्हें सुना देगा। वो कमजोर और कमीना था। वो मुझ पर जल्द से जल्द अपनी बरतरी और तहक्कुम जताना चाहता था। खुशी में बस मेरा हम मनसब ही तो था। वो आई मैन और मैं आई वमेन। जब वो मुझे अपने इख्तियार के धोस में ना ले सका तो मामला उसकी बसात से बाहर हो गया। उसे कहना पड़ा कि वो आई मैन नहीं, शी का सुपर आई मैन है, क्योंकि शी के बानी जिमी लॉयड को मौत चाट गई थी। तुम जिम क्लार्क के लिए माजी का सीगा इस्तेमाल कर रही हो। नॉर्मन की सहमी हुई आवाज उभरी। क्या तुमने जिमी लॉयड के कत्ल का इंतकाम उससे लिया है? वो जिंदा तो है ना? बात माजी की हो तो माजी का सीगा इस्तेमाल करना पड़ता है। ये अंग्रेजी जुबान की खराबी है। मुझे इतना यकीन है कि जिम क्लार्क अभी तक मौजूद है। किस साल में है मैं ये नहीं जानती। वैसे हर इंसान पैदाइश से मौत के बाद तक मौजूद रहता है। वो गायब उसी वक्त होता है जब उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाए या आग में भस्म कर दिया जाए। जिम क्लार्क को चलता फिरता और सोता जागता देखकर लोग कहेंगे कि ये जिम क्लार्क है। उसकी बेजान लाश को देखने वाले भी उसे बिल्कुल इसी अंदाज में और इसी अल्फाज में पहचानेंगे। फर्क आखिरी रसूम के बाद पड़ता है जब आदमी एक भूला हुआ ख्वाब बन जाता है। तुम मुझे दहला रही हो, उम्मीद दिला दिला कर ना उम्मीदी के शोशे छोड़ रही हो। ये मेरे छोड़े हुए शोशे नहीं, तुम्हारे ज़हन में कुलबुलाते हुए वसवसों के बिच्छू हैं जो तुम्हारे एहसासात में अपने जहरीले डंक मार रहे हैं।